दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। अब राजधानी में 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली के हालात को देखकर कई विशेषज्ञों ने लॉकडाउन को सही और संक्रमण गिरने का कारण माना है। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। तो अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी पर हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। कोरोना अब गांवों में भी तेजी से फैलने लगा है। ऐसे में सरकार ने गांवों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की है ताकि इसका संक्रमण रोका जा सके। केंद्र की गांवों के लिए क्या गाइडलाइंस है, चलिए जानते हैं। निगरानी और इलाज। हर गांव में जुकाम बुखार के मामलों की निगरानी आशा वर्कर्स करें। इनके साथ हेल्थ सैनिटाइजेशन और न्यूट्रिशन कमेटी भी रहेगी। मरीजों में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें ग्रामीण स्तर पर सीएचओ तत्काल फोन पर देखे। ऑक्सीजन लेवल घटने के केसों को बड़े स्वास्थ्य संस्थानों को भेजा जाए। जुकाम बुखार और सांस से संबंधित इन्फेक्शन के लिए हर उपकेंद्र पर ओपीडी चलाई जाए। संदिग्धों की पहचान होने के बाद उनके स्वास्थ्य केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जांच हो या फिर उनके सैंपल को नजदीकी कोविड सेंटर्स में भेजा जाए। स्वास्थ्य अधिकारियों और एएनएम को भी रैट की ट्रेनिंग दी जाए और रैट की किट उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य केंद्रों पर टेस्ट किए जाने के बाद मरीज को तब तक आइसोलेट होने की सलाह दी जाए जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं नजर आ रहा है, बिना लक्षणों वाले या बेहद कम लक्षणों वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती के बजाय घरों या कोविड केयर फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाए। मरीज होम आइसोलेशन के दौरान केंद्र की मौजूदा गाइडलाइंस का पालन करे। फैमिली मेंबर भी गाइडलाइन के हिसाब से ही क्वारंटाइन हो। होम आइसोलेशन में मॉनिटरिंग। हर गांव में पर्याप्त मात्रा में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर होना चाहिए। एक सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए उन मरीजों को लोन पर जरूरी उपकरण दिलाने का काम किया जाए जिनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हर बार इस्तेमाल के बाद थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर को सैनिटाइज किया जाए। क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन में गए मरीजों के बारे में लगातार जानकारी के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स और शिक्षक दौरा करेंगी। होम आइसोलेशन किट मुहैया करवाई जाए जिसमें पैरासीटामोल, आइवरमेक्टिन टैबलेट, कफ सिरप, मल्टीविटामिन भी शामिल हो। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाना चाहिए जिस पर स्थिति बिगड़ने या सुधरने या फिर डिस्चार्ज के संबंध में कोई जानकारी ली जा सके। अगर मरीज के गंभीर लक्षण होते हैं तो तुरंत मेडिकल अटेंशन दी जाए। सांस लेने में तकलीफ या फिर 94% से नीचे ऑक्सीजन का लेवल होने पर, सीने में लगातार दबाव या दर्द होने पर और दिमागी भ्रम या भूलने की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। एसिम्प्टोमेटिक सैंपलिंग के 10 दिन बाद और लगातार 3 दिन बुखार न आने की स्थिति में मरीज होम आइसोलेशन खत्म कर सकता है और इसके बाद टेस्टिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हालात भयावह हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र के हीरामऊ गांव में 20 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल में इतनी मौतें नहीं हुई जितनी 1 महीने में हो गई हैं। एक घर से 3-3 लाशें निकल रही हैं। ये तो सच्चाई है कि हमारे यहाँ 17-18 मौतें हुई हैं। एक घर से 3-3 लाशें निकली हैं, मौतें हुई प्लस। और ना स्वास्थ्य विभाग कोई जिम्मेदारियां ले रही है, ना कुछ हो रहा है। यहाँ एम्बुलेंस को फोन भी किया जाता है, एम्बुलेंस आता है कि बोलता है कि एक कोई साथ में उठाए मुझको, यानी जो बीमार रहता है उसको बोला जाता है कि साथ में उठाया जाए। हम नहीं उठाएंगे, एम्बुलेंस आके वापस चली जाती है। अभी गांव में क्या स्थितियां हैं? गांव में स्थितियां बहुत खौफ का है। यहाँ लोग घर से निकलने के लिए मोहताज हैं, डरते हैं, बहुत डरते हैं। जब से मैं समझता हूँ आज तक इतनी मौतें कभी नहीं हुई। पूरे 1 साल में भी इतनी मौतें नहीं हुई जितनी इस महीने में हो चुकी हैं, लगभग 18-20। इन हालात पर अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे का क्या कहना है, ये भी सुनिए। वैक्सीन के लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र पर या आपको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ेगा और पूरे क्षेत्र में विसंक्रमण कराया गया है। वहाँ पर गांव-गांव में जाकर के लोगों को लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान की गई है, उनको दवा दी गई है तथा उनके सैंपलिंग की गई है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गांव में ना तो सैंपलिंग हो रही है और ना ही सैनिटाइजेशन, जिससे संक्रमण के और विकराल होने का खतरा है। Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored.
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बने तनाव के हालात का जिम्मेदार हमास को ठहराया है। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know and I know, no country would tolerate this. इसके पहले शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इधर शनिवार को फिलिस्तीन के सबसे बड़े शहर गाजा में बिजली आपूर्ति रोक दी गई। इसकी वजह इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे हमले बताए जा रहे हैं। इस जंग में अब तक 126 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 31 बच्चे शामिल हैं। हमले में 950 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में 9 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं। हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले ऋषभ सिंगला का बचपन संघर्ष में बीता। ऋषभ बचपन से ही पिता की मदद करने के लिए कुछ करना चाहते थे। आज ऋषभ अपने चॉकलेट के बिजनेस से सफलता का रास्ता चुनकर परिवार को एक बेहतर जीवन दे रहे हैं। ऋषभ को उनके एक मित्र ने ऑर्गेनिक चॉकलेट बनाने का आइडिया दिया। उन्हें ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने चॉकलेट के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद एक दोस्त ने कहा कि ऑर्गेनिक चॉकलेट्स बना के देखिए, अगर बना पाए तो हमने उसके ऊपर रिसर्च की कि कैसे बन सकती है, कैसे नहीं बन सकती। तो एक दो जगह ट्राई किया कि कहाँ से इसकी ट्रेनिंग मिल सकती है या कहाँ से हम लोग सीख सकते हैं ऑर्गेनिक चॉकलेट्स बनाना। ऋषभ ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से चॉकलेट बनाने की ट्रेनिंग ली और 10,000 रुपए की लागत से अपना स्टार्टअप श्याम जी चॉकलेट्स के नाम से शुरू कर दिया। लंबे संघर्ष और कई शहरों में ट्रेनिंग के बाद आज ऋषभ एक सफल व्यवसायी हैं। वे हर महीने 6,000 से ज्यादा चॉकलेट सेल कर सालाना 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनकी चॉकलेट्स देश के कई प्रदेशों में बिकती हैं। पता चला कि मुंबई में केश सैनी नाम के सर हैं जो चॉकलेट्स बनाना सिखाते हैं, बीन टू बार सिखाते हैं। तो उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी हाँ भर ली सिखाने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ गए, चॉकलेट वहाँ से हमने बीन टू बार का कोर्स किया। आज ऋषभ 1 दर्जन से ज्यादा वैरायटी की चॉकलेट्स बनाते हैं। अभी फिलहाल में हम लोग लगभग 14 तरह के चॉकलेट्स बनाते हैं, जिसमें जैसे कि कोकोनट है, जैगरी की है, ब्राह्मी की है, फ्लैक्स सीड्स की है, लीची है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है। काफी अलग अलग तरह के चॉकलेट्स हैं। ऋषभ का स्टार्टअप आज 8 लोगों को रोजगार दे रहा है। वो जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने वाले हैं। दैनिक भास्कर के लिए इंद्रभूषण कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान में कुछ रोज से कोरोना के केस में कमी देखी जा रही है, और हो भी क्यों ना। दरअसल टेस्टिंग जो घटा दी गई है। हर रोज 1 लाख टेस्ट का दावा है, मगर हकीकत में 50,000 सैंपल ही जांचे जा रहे हैं। साफ कहें तो टेस्ट घटाकर संक्रमितों की संख्या कम करने की जादूगरी चल रही है। खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट इस जादूगरी की पुष्टि करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिन में कोविड टेस्ट की संख्या 83,000 से घटकर 50,000 पर आ गई है। प्रदेश में 2 से 8 मई तक हर रोज औसतन 81,851 सैंपल की जांच की जा रही थी, जो पिछले सप्ताह कम होकर 66,857 पर पहुंच गई। यानी हर रोज औसतन 15,000 जांचें कम हुई। टेस्ट कम होने से पॉजिटिव केस की संख्या में भी गिरावट आई है। 2 से 8 मई तक 1.23 लाख लोग पॉजिटिव आए, लेकिन इस सप्ताह 9 से 15 मई के बीच केस घटकर 1.10 लाख पर आ गए। हालांकि इस बीच मौतों की संख्या में जरूर इजाफा हुआ। मई के पहले सप्ताह में कोरोना से 1,107 लोगों की जान गई। दूसरे सप्ताह में 1,115 लोगों की मौत हुई। खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। एक समय कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट रहे यूरोप में अब फिर से हालात नॉर्मल हो रहे हैं। केसेस घटने के बाद 30 में से 20 देशों को अनलॉक किया जा रहा है। जानते हैं कहां क्या अनलॉक हो रहा है।
ब्रिटेन में टीकाकरण हुआ तो तेजी से बैन भी हट रहा है। 17 मई से सरकार ब्रिटेन को पूरी तरह अनलॉक करने की तैयारी कर रही है। इटली धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। बीच, पर्यटन स्थल, रेस्तरां, सिनेमाघर खुल गए हैं। 2 जून से और प्रतिबंध हटाए जाएंगे। फ्रांस में देश में यात्रा की परमिशन मिल गई है। 19 मई से कर्फ्यू रात 7 की बजाय 9 बजे से लगेगा। रेस्तरां, दुकानें और सांस्कृतिक स्थान भी खुलेंगे। स्पेन में बाहर मास्क अनिवार्य है। यूरोप से आने वालों पर रोक नहीं लगेगी। जोखिम वाले इलाकों से आने पर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। ग्रीस में रेस्तरां, टूरिस्ट स्पॉट खुले, पर विदेशी पर्यटकों को नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड में होटल, संग्रहालय, दुकानें, सिनेमा, पार्क खुले, रेस्तरां खुले में बिठा सकते हैं। ऑस्ट्रिया में भी 19 मई को रेस्तरां, होटल, सिनेमाघर और खेल कूद के संस्थान खोल दिए जाएंगे। जो लोग कोविड से संक्रमित हैं, उनमें कई कंपनियों के कर्मचारी, कुछ व्यापारी, कुछ श्रमिक शामिल हैं। इनमें से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बैंक से अपने काम के लिए कर्ज ले रखा होगा और इसकी ईएमआई चुका रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों की इनकम पर इस लॉकडाउन ने असर डाला है, उनके लिए ईएमआई चुकाना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों की कई संस्थाओं तक ने लोन मोरेटोरियम की मांग की थी, यानी कुछ महीनों के लिए कर्ज पर ईएमआई चुकाने से छूट मांगी थी। पिछले साल की परिस्थितियों से सबक लेते हुए रिजर्व बैंक ने ऐसे लोगों की ही मदद करने का फैसला किया है जो वाकई में परेशान हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी आय पर कोरोना की दूसरी लहर ने असर डाला है, तो आरबीआई की स्कीम आपके लिए और आपके कारोबार के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। अगर कोई कर्जदार तय समय पर ईएमआई नहीं चुकाता, तो न केवल उस पर लगने वाला ब्याज बढ़ता है, बल्कि पेनल्टी भी लगती है। क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है, जिससे भविष्य में बैंकों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। लोन मोरेटोरियम ऐसे कर्जदारों की क्रेडिट हिस्ट्री को कायम रखते हुए रीपेमेंट न करने और निर्धारित पीरियड के लिए अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करने की अनुमति देता है। आरबीआई की नई स्कीम रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 प्लान के तहत बैंकों को लोन पीरियड 2 साल बढ़ाने की अनुमति दी गई है। 25 करोड़ रुपए तक के व्यक्तिगत कर्जदार, छोटे कारोबारी और एमएसएमई को राहत दी गई है। इसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि 31 मार्च 2021 को लोन अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी उसमें किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इस प्लान के तहत कर्जदार को अपने बैंक से संपर्क करना होगा और वो 2 साल तक का मोरेटोरियम ले सकता है। इसके लिए 30 सितंबर 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। बैंक आपका बचा हुआ लोन अमाउंट, आपके रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और कमाई को ध्यान में रखते हुए आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। इसमें अधिकतम 2 साल तक का ईएमआई हॉलिडे या लोन रीपेमेंट पीरियड बढ़ाना शामिल होता है। लेकिन लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन देते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप बिना रीस्ट्रक्चरिंग के अपनी ईएमआई चुका सकते हैं, तो रीपेमेंट पीरियड बढ़ाने या मोरेटोरियम के बारे में बिल्कुल न सोचें। वैसे ईएमआई हॉलिडे से लेकर रीपेमेंट पीरियड बढ़ाने तक का फैसला बैंक का होगा। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की शर्तें बैंक तय करेगा। जब वो आपको योग्य समझेगा, तभी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी देगा। आप इस प्लान को अंतिम हथियार के तौर पर चुनें। ये स्थायी राहत नहीं है। किसी भी मोरेटोरियम या रीपेमेंट पीरियड को बढ़ाने के लिए आवेदन करना आपके लिए महंगा साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको भविष्य में ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। अगर आपने होम लोन रीस्ट्रक्चर कराया तो कितना ब्याज चुकाना होगा? इसमें आपका रीपेमेंट पीरियड 2 साल तक बढ़ जाएगा, यानी अगर 20 साल का लोन है तो 22 साल तक उसका रीपेमेंट करना होगा। अगर ब्याज दर 8% ही रहती है तो 25 लाख रुपए के बकाया पर आपको 3 लाख रुपए और 50 लाख के बकाया पर आपको 6 लाख रुपए अतिरिक्त ब्याज चुकाना होगा। ब्याज दर और बकाया राशि के आधार पर आपके अकाउंट में लगने वाला एक्स्ट्रा ब्याज कम या ज्यादा हो सकता है। आपको ये भी देखना होगा कि बैंक आपको रीस्ट्रक्चरिंग के वक्त क्या ऑफर कर रहा है। ये ऑफर रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर और बकाया राशि के आधार पर अलग अलग हो सकता है। इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। बीते दिन दुनिया में 6,27,220 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। 11,822 लोगों की मौत भी हुई। सबसे ज्यादा मामले और मौतें अब भारत में ही हो रही हैं। शनिवार को भारत में 3,10,000 मामले सामने आए और 4,000 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई। इसके बाद ब्राजील में 69,300 नए केस आए और 2,067 लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। उधर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भारत में इस्तेमाल शुरू हो गया है। भारत में रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने बताया कि हम जल्द ही भारत में सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं।
अरब सागर में बने चक्रवात ताऊ ते का खतरा गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से मुंबई समेत उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। ये तूफान 18 मई की सुबह गुजरात के पोरबंदर और महुआ कोस्ट के बीच से गुजरेगा। महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिन तक तूफान का असर रहने की आशंका है। तूफान का असर तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर गुजरात पर पड़ेगा। भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं।